नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला पर। अपने समरूपता चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समरूपता चैप्टर के बाद कक्षा 10 का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 व्रत हम स्टार्ट करेंगे। व्रत शुरू करने से पहले हम व्रत की मूलभूत जानकारी देखेंगे कि व्रत के लिए कौन कौन सी आवश्यक जानकारी हम सबको होना आवश्यक है। वैसे व्रत हम लगभग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम बचपन में किसी भी पत्थर के एक रस्सी बांधकर उसको घुमाते थे तो वो जिस आकृति का निर्माण कर रहा है वो भी क्या है, एक व्रत ही बना रहा है। पर हम पहले पूर्व कक्षाओं में ये नहीं जान पाते थे कि जो ये घेरा बना रहा है वो क्या है। पहले तो बचपन में अलग अल्लड़पन के साथ खेल होते थे तो उसमें हम ये पता नहीं कर पाते थे कि क्या है, जबकि वो एक आकृति क्या बन रही थी। आपने भी सबने घुमाया होगा एक पत्थर, छोटा सा पत्थर, उसको रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाते हैं, सभी घुमाते हैं लगभग। तो वो कौन सी आकृति का निर्माण कर रहा था? व्रत की आकृति। वैसे आप सब जानते होंगे व्रत की त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, पर जो नहीं जानते उनको जानकारी मिल जाएगी और जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, व्रत। अब देखिए व्रत क्या होता है। अगर हम व्रत को बेसिक जानकारी, अगर परिभाषा देखें व्रत की, तो व्रत क्या होता है साहब कि एक समतल में एक निश्चित बिंदु से, एक समतल में एक निश्चित बिंदु अगर स्थित हो तो इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है? एक व्रत कहलाता है। व्रत क्या होता है कि एक समतल में स्थित, एक समतल में या तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, एक तल में स्थित या समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो वो क्या कहलाता है? तो उनसे बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। जैसे कोई एक स्थिर बिंदु है और स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर लगे हुए बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है? तो इन बिंदुपद से जो आकृति का निर्माण हो रहा है वो आकृति क्या कहलाएगी? व्रत। तो व्रत होता है अपने पास जिसमें जो निश्चित बिंदु होता है, निश्चित बिंदु को हम कहते हैं व्रत का केंद्र। तो व्रत की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो व्रत की परिभाषा क्या बताओगे आप? कि किसी तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या है? समान रहती है। व्रत क्या रहता है कि एक समतल में स्थित, एक तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। वह क्या कहलाता है? व्रत। अब देखिए व्रत की कुछ मूलभूत जानकारी देखते हैं। जो यहाँ पर एक बिंदु स्थित होता है जिसकी सभी बिंदुओं से दूरी क्या रहती है? निश्चित, वह कहलाता है व्रत का केंद्र, जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। तो वह कहलाता है व्रत का केंद्र। जो एक निश्चित बिंदुओं से जो दूरी रहती है उसकी, उसे हम कहते हैं व्रत की त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले व्रत क्या होता है कि तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या रहती है? समान। तो वह निश्चित दूरी तो क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या। और उन बिंदुओं से बनी हुई आकृति क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। तो व्रत की परिभाषा हो गई। व्रत के बाद व्रत की जीवा, व्रत के केंद्र, सबकी जानकारी लेनी है। आज बेसिक क्लास है व्रत की। आपकी जो 12.1 है उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तभी आएंगे जब आपको व्रत के बारे में पूरी जानकारी हो। तो देखिए एक व्रत है, एक चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूं। एक चित्र की सहायता से समझते हैं हम कि व्रत में कौन सी भुजा, बड़ा बड़ा वाला व्रत बना लिया, ये इसका ओ बिंदु जिसे क्या कहते हैं? ये व्रत का केंद्र है। एक निश्चित दूरी जो व्रत की क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये कहलाती है व्रत की त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। निश्चित बिंदु की दूरी। अब देखिए कि अगर व्रत की परिधि, जो ये पूरा व्रत बना हुआ है, इसे कहते हैं व्रत की परिधि। ये क्या है? व्रत की परिधि, जिससे व्रत चारों ओर से घिरा रहता है, वो क्या है? परिधि, यानी कि आवरण। अब देखिए परिधि पर अगर कोई दो बिंदु स्थित हैं, परिधि है, परिधि पर कोई दो बिंदु स्थित हैं, आसानी से समझिए, धीरे धीरे, कोई परेशानी नहीं है। परिधि पर अगर कोई दो बिंदु स्थित है, जैसे एक बिंदु ए स्थित है, दूसरा बिंदु बी स्थित है, और ए और बी को जब हम मिलाते हैं,
ए और बी को जब हम मिलाते हैं तो इनसे जो आकृति का जो रेखा प्राप्त हो रही है ये कहलाती है वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा क्या हो गई? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा। तो जो ए बी है ये क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि और वृत्त की जीवा के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए, अगर कोई रेखा परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा अगर केंद्र से होकर गुजरती है, यहाँ तो केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है तो इसको तो क्या नाम दे दिया? जीवा। अगर कोई रेखा जो केंद्र से होकर न गुजर केंद्र से होकर गुजरे, अगर कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। ये क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। इस चित्र में पूरा समझ जाएंगे हम कि कौन सी तो जीवा होती है, कौन सी केंद्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पुनर्रिवीजन करवा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है? समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से जिसकी दूरी क्या हो? समान, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त के बाद जो जिस बिंदु से दूरी समान रहती है वृत्त का केंद्र कहलाता है, जिसे हम ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है। अगर परिधि पर कोई दो बिंदु हैं, उन्हें मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त हो रहा है उस रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। अगर वृत्त की जीवा केंद्र से होकर गुजरे तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या रहता है? त्रिज्या का 2 गुना रहता है। व्यास क्या रहता है? अगर त्रिज्या को आप 2 गुना कर देते हो तो वृत्त का व्यास प्राप्त होता है, और व्यास को अगर आधा कर दें तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। तो क्या सीख लिया? केंद्र, त्रिज्या, जीवा, परिधि, वृत्त का व्यास और वृत्त का व्यास का त्रिज्या से संबंध, ये सीख लिया। अब हम देखेंगे कि वृत्त में वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या होते हैं, इनकी जानकारी लेंगे। देखिए, बेसिक क्लास है आज वृत्त की कि एक वृत्त स्थित है अपने, जिसका केंद्र क्या है? ओ। अगर इसमें परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु, जैसे एक बिंदु P और एक बिंदु क्या मान लिया? Q। अगर P को एक वृत्त में से, पूरा वृत्त है, वृत्त में से P और Q वृत्तखंड को अलग कर लिया साहब, ये अलग कर लिया अपन ने। तो जो ये वृत्त का जो ये खंड है PQ खंड, तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का। अगर पूरे वृत्त में से PQ को अलग कर लेते हैं तो ये कहलाएगा, अगर छोटा वाला भाग है PQ तो ये कहलाएगा अपने पास लघुचाप। क्या कहलाएगा? लघुचाप। अगर इसको और बड़े वाले हिस्से को क्या कहेंगे? ये तो PQ है तो ये हो गया P, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग है दिख रहा होगा आपको कटोरे नुमा संरचना में, तो ये तो क्या कहलाएगा? लघुचाप। और ये बड़ा वाला भाग कहलाएगा दीर्घ चाप। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से, पर उसमें जो शब्द आएगा, जैसे आगे दीर्घ चाप क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। जो चाप है तो इसको आप लघु खंड भी कह सकते हो, दीर्घ वृत्तखंड भी कह सकते हो। ठीक है, तो उन शब्दों से हमें पहले ही अपनी जानकारी हो जाए, रूबरू हो जाए, तो इसके लिए क्या जरूरी है? इनकी जानकारी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर वृत्त पर जो दो बिंदु स्थित हैं, अगर ये दो बिंदु जो है अगर ये व्यास के सिरे हों, जैसे व्यास है ए और बी, क्या है? व्यास है। तो अगर ये दोनों बिंदु व्यास के सिरे हों तो ये दोनों को जो काट रहा है तो फिर ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हिस्सा कहलाएगा अपने अर्धवृत्त। आप तो आकृति प्रकार की सहायता से बनाओगे, धीरे धीरे अभ्यास करते तो बिल्कुल गोल हो जाएगी, उसमें आप बता सकते हो कि कौन सा अर्धवृत्त है और कौन सा दीर्घ। अगर ये आकृति बन रही है ये वाली, तो ये तो रह जाएगा क्या? दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। अगर परिधि को व्यास के दोनों सिरों से मिलाते हैं, अगर व्यास के दोनों सिरों से काट रहे हैं तो जो आकृति बनेगी, ये आकृति कौन सी बन जाएगी? ये बन जाएगी साहब अर्धवृत्त की। तो ये वृत्त की मूलभूत जानकारी थी। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है
तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या आपको पता ही होगा कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ये मूलभूत जानकारी है, ये आपको होनी चाहिए। ठीक है। और एक ही केंद्र से बहुत सी जीवाएं निकाली जा सकती, मतलब एक वृत्त के बहुत से व्यास केंद्र से जो जो गुजरेगा वो सब क्या कहलाएगा? व्यास ही कहलाएगा। तो ये आज व्रत की सामान्य जानकारी थी। तो 12.1 के जो अबसद वाले क्वेश्चन है, माइन रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, सत्य सत्य वाले, तो आप उनको आसानी से कर सकते हो, उनमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप क्लास को रिवीजन कीजिए और जो बेसिक जानकारी है इसको अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि एक किसी भी चैप्टर की जो सामान्य जानकारी है इसका बेस होता है। अगर आपका आधार मजबूत होगा तो आप आगे आराम से चैप्टर को समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।